Hello everyone, this is Advocate Raghib Naushad, and this is our fourth video of the series Indian Polity by M. Lakshmikant. And today we are going to start this new chapter, chapter number 2, and that is making of the constitution. ठीक है? तो क्वेश्चन ये आता है कि why are we reading this? Because this is a part of the syllabus of UPSC CSE as well as other examinations. अगर मैं यूपीएससी के अलावा अदर एग्जामिनेशंस की बात करें उसके लिए तो ये मतलब आप समझ लो कि दिस इज अ गोल्डन चैप्टर जिससे सवाल जो है पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और यूपीएससी भी जो है स्टैटिक पोर्शंस को इग्नोर नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं कि एक आध दो तो पूछ ही लेती है। सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस तो हम जो है इसको करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। सबसे पहले आता है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड है ये किसने रखा था? एम एन रॉय ने रखा था। ठीक है, एम एन रॉय कौन थे? एम एन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वन ऑफ द फाउंडर थे एम एन रॉय, और उन्होंने सबसे पहली बार आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अब सवाल कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि सर ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है? तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होती है, अभी आगे पढ़ेंगे भी कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ। बाकी आप ये समझ लीजिए आपकी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, यही आपका संविधान आगे चल के बनाने वाले हैं। ठीक है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऑलराइट, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जब सबसे पहली बार इन्होंने डिमांड किया एम एन रॉय ने, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ऑफिशियली डिमांड कर देती है टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहार पर डिक्लेयर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया जो है वो फ्रेम होना चाहिए विदाउट किसी बाहरी इंटरफेरेंस के बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली which would be selected on the basis of adult franchise। नेहरू जी आईएनसी के बिहार में क्या डिक्लेयर करते हैं? कहते हैं कि भैया देखो हमारा भारत का एक संविधान बनना चाहिए। ठीक है, और जो कि बिना किसी बाहरियों के इंटरफेरेंस के बनेगा, और एक असेंबली बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उस संविधान को बनाएगी जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। अब एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, तो देखो बताता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें जो है, क्योंकि लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा और इलेबोरेट करें, तो चलो हल्का फुल्का चीजें जो पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बाकी दोबारा से जब अगर कहीं पे एडल्ट फ्रेंचाइज आएगा तो वहां पे नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। एडल्ट एडल्ट का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, जैसे लेट्स से कि इंडिया में एडल्ट बोलते हैं 18 प्लस को, बाय इंडियन मेजोरिटी एक्ट जो 1875 वाला है उसके थ्रू 18 प्लस वाले को एडल्ट बोलते हैं। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि टू इलेक्ट योर ओन गवर्नमेंट। ठीक है, टू वोट, टू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव। फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है। तो जो भी आदमी आपको 18 प्लस है या फिर जो मेजर है, अभी 18 है, पहले इंडिया में 21 साल हुआ करता था, ये तो वो मेजर आदमी जो होगा इंडिया में वो अपने खुद से इलेक्ट करेगा मेंबर्स को, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शामिल होंगे और आगे चल के संविधान बनाएंगे। तो यह है एडल्ट फ्रेंचाइज, ऐसा एडल्ट जो कि खुद से वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब है डिमांड जो है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसको हम अगस्त ऑफर बोलते हैं ऑफ 1940। ठीक, अगस्त ऑफर के थ्रू जो है डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। फिर 1942 में क्या होता है? क्रिप्स मिशन आया था भारत। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी जान लीजिए। 1940 में स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो मेंबर ऑफ कैबिनेट थे, वो आते हैं और वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम करने की बात करते हैं, और कहते हैं कि देखो भैया, असल में देखो इसके पीछे की बैकग्राउंड की कहानी क्या थी ना। ये जो क्रिप्स मिशन आया था उस समय इंडिया में चल रहा था, इंडिया में क्या ग्लोबली वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। ठीक है, और इंडिया जो है वो बहुत बड़ा रिलेक्टेंट था, कह रहा था कि नहीं भैया हम लोग जो है शामिल ही नहीं होंगे वर्ल्ड वार में, हम अपने सैनिक को नहीं जाने देंगे, बाइकआउट करो। क्यों करो बाइकआउट? क्योंकि भैया हमको जो है आजादी चाहिए, तो हमको अपना संविधान बनाने दो, सारा कुछ करने दो। तो इसी को मनाने के चक्कर में ये स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि सुनो ऐसा है कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए अभी वर्ल्ड वॉर में, लेकिन आप वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हम आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। ठीक है, इस प्रपोजल को जो है मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो चाहता था कि इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए दो ऑटोनोमस स्टेट्स में। ठीक है, और जिसके दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेंगे, मतलब इंडिया का अलग असेंबली, पाकिस्तान का अलग असेंबली।
मतलब ये दो ऑटोनोमस स्टेट्स चाह रहा था, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो स्टेटमेंट बन जाता है, एक स्टेटमेंट आपसे बना के पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि दिस क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। फाइनली उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन। फिर आता है कैबिनेट मिशन, आया कब था यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, 1946 में आया था, मई वगैरह में आया था कैबिनेट मिशन। और उसको इंडिया भेजा जाता है, और वो बोलता है कि ठीक है, हम लोग दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, जिसको मुस्लिम लीग भी जो है एक्सेप्ट कर लेता है। वो बात अलग है कि बाद में जाकर के असेंबली बनती है तो वो लोग इनिशियली ज्वाइन नहीं करते हैं, वो सब आगे का मैटर है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है, और सीधा सा ये जानिए कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, ये भी आपके भारत के संविधान को ही बनाने की बात करेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के स्थापित करने की बात करेगा, और इसी कैबिनेट मिशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपकी बना दी जाएगी। ठीक है, अब आइए बाकी आगे आगे देखते हैं आगे की कहानी। अब कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की देखिए, हमने बोला आपको कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी नवंबर 1946 में, आया तो मई में, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया, इसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, अब आइए इसके फीचर्स क्या क्या है जरा हम लोग ये देख लें। सबसे पहला फीचर कह रहा है 389 मेंबर्स है टोटल, जिसमें से 296 जो थे सीट्स वो अलॉट किया गया था ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीट दिया गया था प्रिंसली स्टेट्स को। अब ब्रिटिश इंडिया मतलब उस समय भारत को ब्रिटिश इंडिया बोलते थे, इंडिया को ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। ठीक है, और जो जिसमें प्रिंस, जहां पे प्रिंसेस नहीं हुआ करते थे, जहां पे राजा रजवाड़ों का शासन नहीं था, तो ये 296 सीट्स थे जिसको अलॉट किया गया उन लोगों को, और 93 सीट्स अलॉट किए गए प्रिंसली स्टेट्स के, जहां जहां पे राजा महाराजा रह रहे थे। ठीक है, अब ये जो 296 सीट्स है जो कि ब्रिटिश इंडिया को अलॉट किया गया था, इसमें से कह रहा है कि 292 जो मेंबर्स थे ना, वो लिया गया था जो भारत में 11 गवर्नर प्रोविंस थे वहां से, और 4 को लिया गया था 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से। अब 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस सर कौन कौन था वो बताता हूं मैं आपको। एक तो आपका दिल्ली था उस समय, और एक जो है आपका कुर्ग था, एक अजमेर था। ठीक है, अजमेर मारवेड़ एक ही है, अजमेर मारवाड़, और चौथा था बलूचिस्तान। ठीक है, बलूच मैंने लिख दिया। तो ये 4 जो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। देखिए पढ़ने के दौरान मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ, अभी आप लोग जब लक्ष्मीकांत पहली पहली बार पढ़ रहे होंगे हो सकता है, तो बहुत लोगों में ये रहता है ना कि यार एकदम हम लोग जो है पूरा पॉलिटी के साइंटिस्ट बन जाएंगे, ठीक है, और बड़े फिलोसोफर बन जाएंगे। तो ये चीज आपको समझना है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड यू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट इन दैट, यू डू नॉट नीड टू परफेक्ट इन एनी सब्जेक्ट, क्योंकि आप ये पढ़ेंगे अभी दूसरे सब्जेक्ट की ओर जाएंगे ये भूलने लग जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है कि आपको बस चीजें जितना मैं बता रहा हूँ कि इतना रिक्वायर्ड है इतना ही जानना, उतना ही जानते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब अब जैसे बहुत बच्चों के सवाल में आ गया, दिमाग में सवाल आ गया कि ये सर ये जो कमिश्नर प्रोविंसेस है चीफ कमिश्नर, ये क्यों बनाया गया नहीं बनाया गया, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए ये सब चीजें अगर दिमाग में आ रहा होगा तो उसको आप छोड़ते हुए आगे बढ़िए, अपने इमोशंस को रोकते हुए, और जो चीजें बताई गई हैं उसको पढ़ते हुए आगे चलिए। ठीक है, क्योंकि वो जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं बता दूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं, इस पे तुम अपना मगजमारी मत करो। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 2। अब ये पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि जो प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सभी को सीट जो अलॉटमेंट किया गया था वो उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी सीट का एलोकेशन किया गया वो पॉपुलेशन के बेसिस पे किया गया। एक सीट जो है अलॉट किया गया था हर 10 लाख पॉपुलेशन पे, मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। जहां पे भी 1 मिलियन पॉपुलेशन थी, बोला गया वहां से एक मेंबर जो है वहां से इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आइए तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि सीट जो एलोकेट किया गया था ब्रिटिश प्रोविंस में, उसको 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी के बीच में डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब कौन कौन सी कम्युनिटी थी, एक थी मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा जनरल। अब बोलोगे यार मुस्लिम सिख जनरल, देखो आपको यूपीएससी कैसे फंसाएगा या आपको एग्जामिनेशन में कैसे फंसाया जाएगा, इसका स्टेटमेंट देखो मैं आपको एक बना के बताता हूँ। स्टेटमेंट में ये लिख के देगा, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन, द ब्रिटिश प्रोविंस were divided among the 3 principal communities। ये स्टेटमेंट करेक्ट, जो स्टेटमेंट में फंसा है बोल देगा दीज 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज वेयर
मुस्लिम, सिख्स एंड हिंदूज, बच्चा उसको मानेगा यस हाँ ये करेक्ट होगा। लेकिन वहां पे हिंदूज जो है वो जनरल की जगह पर प्लेस कर दिया हिंदू, तो आप लोग फंस जाइएगा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों पर भी कभी कभी ध्यान दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि तीन प्रिंसिपल कम्युनिटी कौन कौन थी, मुस्लिम थे, सिख थे और जनरल थे। जनरल का मतलब है कि मुस्लिम और सिख के अलावा जो भी थे उनको जनरल में डाल दिया गया था, और बोला गया था कि उनका जैसा पॉपुलेशन होगा उन पॉपुलेशन के ही आपके प्रोपोर्शन में जो है हम लोग सीट का अलॉटमेंट कर देंगे। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, जो जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे आपके इच कम्युनिटी के, उनको इलेक्ट किया जा रहा था उन्हीं के मेंबर कम्युनिटी के द्वारा इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविंशियल मैं बता चुका हूं आपको पहले के लेक्चर में कि जो प्रोविंसेस हुआ करते थे, जैसे आज स्टेट हुआ करता है जैसे बिहार यूपी, उसी तरह से पहले ये प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, तो इलेक्ट किया जा रहा था उसी कम्युनिटी के थ्रू इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और वोटिंग कैसे किया जा रहा था, बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। अब ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, जब हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अभी के लिए चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इलेक्शन था वो कैसे करते थे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे अभी इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता क्या है कि जैसे अगर आपके फॉर एग्जाम्पल के चार इलेक्शन में कंटेस्टेंट्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी, तो आप जब वोट करने जाएंगे ना तो आप प्रेफरेंस चूज करते हैं। ठीक है, कि जैसे मैं बी को फर्स्ट प्रेफरेंस डालूंगा, ए को सेकंड डालूंगा, सी को थ्री और डी को फोर। ठीक है, ऐसे करके बनता है, प्रेफरेंस डाला जाता है, आपने डाला जिसका सबसे कम आया उसको जितने वोट होते हैं उसको उसके वोट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बाकियों में। इस तरह से देखा जाता है, सबसे लास्ट जो बचता है वो जो है इलेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा बाकी आगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसके बीच में चलिए मैंने बता दिया। ठीक है, कि इलेक्शन का तरीका क्या था, तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनको इलेक्ट किया गया था। ठीक, अब आइए पॉइंट नंबर 5। कह रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको नॉमिनेट किया जाना था हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो देखो दो चीजें हमने देखी इस इलेक्शन में जो ध्यान देने वाली बात थी, वो ये था कि सबसे पहला तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड था। क्यों, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो प्रोविंस थे, प्रोविंस तो इलेक्ट किया गया था, वहां पे मेंबर्स को इलेक्ट किया जा रहा था ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स है हमने अभी उसमें क्या देखा कि प्रिंसली स्टेट्स में नॉमिनेट किया जाएगा, है ना, नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये जो आपका असेंबली बन के तैयार हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिन्होंने संविधान हमारा बनाया है, दैट वाज पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। और इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था मेंबर्स को। ठीक, who themselves were elected on a limited franchise। मतलब फ्रेंचाइज उस समय जो जो इलेक्ट करता था, जो लोग वोट देते थे वो लिमिटेड था, मतलब पूरा देश का सारा इंसान वोट नहीं दिया था, ये चीज बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट है, जो आगे कह रहा है कि जो इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 296 सीट्स में, ये जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। कांग्रेस को 208 सीटें आई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें आई, बाकी जो है छोटे मोटे को 15 सीटें आई थी। और जो 93 सीट जो एलोकेट किया गया था, अलॉट किया गया था प्रिंसली स्टेट्स को, वो फिलअप नहीं हुआ था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स बोले कि हम भैया इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड तो नहीं था, लेकिन असेंबली जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो सारे सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी से लोगों को शामिल किया गया था, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, सिख हो, पारसी हो, एंग्लो इंडियन हो, क्रिश्चियंस हो, एससी हो, एसटी हो, यहाँ तक कि वुमेन को भी चूज किया गया था। ठीक है, लेकिन एक बात जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेटमेंट एक दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। स्टेटमेंट 1 दे देगा ऑलमोस्ट द असेंबली कॉम्प्रोमाइज रिप्रेजेंटेटिव ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ट्रू। स्टेटमेंट 2 कह देगा कि महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो नहीं, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। याद रखिएगा गांधी जी जो है उस असेंबली के मेंबर नहीं थे। ठीक है, आइए ये हमने देख लिया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखिए कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क कैसे करेगा, जो आपका संविधान कैसे बनाएगा वो देखते हैं। सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई।
मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया इसको, ठीक है। क्योंकि अब उनको डर लग रहा था कि यार अगर एक इंडिया रह गया और दो नेशन बनेगा ही नहीं, तो फिर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, वो ऐसा बोल रहे थे मुस्लिम लीग का। क्योंकि उनको ये डर था कि फिर उनकी पार्टी जो है कभी इलेक्ट ही नहीं हो पाएगी, हमेशा जो है कांग्रेस जीत करके आ जाएगी। जो रीजन जो भी था, ध्यान रखिए, मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था मीटिंग को, और इंसिस्ट कर रहे थे कि भैया हमको पाकिस्तान दो, पाकिस्तान दो। ठीक, इसीलिए मीटिंग जो है वो 211 मेंबर ने ही अटेंड किया। सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहला जो है आपको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये बहुत स्टेट पीसीएस में तो कई बार पूछा जा चुका है, इनफैक्ट यूपीएससी भी बहुत पहले तो पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ही वॉज इलेक्टेड द टेम्पररी प्रेसिडेंट। क्यों टेम्पररी प्रेसिडेंट इनको पहला बनाया गया? क्योंकि ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली, एंड एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट ही वॉज चूजन एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसको बना दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद होता क्या है, जब अब काम सही से शुरू करना था, तो राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, और दो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी असेंबली में दो वाइस प्रेसिडेंट थे, एक एस सी मुखर्जी थे और वीटी कृष्णमाचारी थे, ठीक है। आइए, फिर आइए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये 13 दिसंबर, देखिए 9 दिसंबर को अभी आपकी स्थापना हुई है ना, यहाँ पे अभी था 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई। 11 को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, हालांकि यहाँ पे डेट नहीं लिखा हुआ है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया कब गया था, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। किसने पेश किया, ये इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था असेंबली में, और यही आपके कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बताएगा कि हमारा देश का जो संविधान उसका ढांचा क्या होगा। एक तरह से इंडेक्स था, आप समझ लीजिए, दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में अभी इसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं, ऐसा बना था, इसमें ये चीजें डाली गई, वो डाली गई थी। इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है कि उसमें क्या क्या सारी चीजें थी, इतना ध्यान में नहीं रखना है आपके। चलिए, बट बुक पढ़ रहे हैं तो हम आपको ऊपर से बता देते हैं थोड़ा बहुत। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बना रहा था। अब ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, सॉवरेन रिपब्लिक, ये सब बताएंगे जब प्रियम्बल पढ़ेंगे, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, यही जाके प्रियम्बल का भी आगे इसी तरह से रूप लेगा, ठीक है। चलिए, अब ये देखते हैं, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बना दिया गया इंडिया को। सेकंड पॉइंट है कि टेरिटरी जो है ब्रिटिश इंडिया होगा, उसके अलावा जो भी इंडियन स्टेट्स वगैरह है वो उस टेरिटरी का हिस्सा बनेंगे, या कोई दूसरा स्टेट है जो चाहता है कि वो सोवरेन इंडिया का पार्ट बन जाए, उसको भी यूनियन में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक। तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि wherein the said territory, whether with their present boundary or with such other as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution। कह रहा है टेरिटरी जो है वो डिटरमिन कौन करेगा, असेंबली करेगी, और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, ठीक है। और बाकी जब तक जो है वो क्या रहेगा, ऑटोनोमस, उसको स्टेटस दे दिया जाएगा। रिस्ट्रिक्टरी पावर भी उन लोगों के पास रहेगा। रिस्ट्रिक्टरी पावर क्या होता है? रिस्ट्रिक्टरी पावर का मतलब होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जैसे ये है अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बताता हूँ। जैसे ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ पावर्स हैं सेंट्रल के पास जो 7 शेड्यूल में दिया गया है कि आप लोग जो है इस इन इन चीजों पे लॉ बना सकते हैं और आप इन चीजों पे लॉ बना सकते हैं। अब कुछ ऐसा चीज होगा जो दोनों में कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जो दोनों में कहीं नहीं दिया गया उस पर कौन लॉ बनाएगा, उसी को बोलते हैं रिसिडरी पावर। अभी रिसिडरी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि जो भी स्टेट वगैरह जो टेरिटरी ज्वाइन करेगा इंडिया को, ठीक है, रिसिडरी पावर उसके हाथ में रहेगा, ठीक है। except such power and function as are vested or in or assigned to the union or as are inherent or implied in the union। कह रहा है कि एक्सेप्ट, तब नहीं रहेगा वो रिसिडरी पावर उन स्टेट्स के पास या उन टेरिटरीज के पास अगर वो पावर और फंक्शन जो है क्लियरली इसको वेस्ट किया गया, मतलब दिया गया है, यूनियन के पास ऑलरेडी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सारे पावर और अथॉरिटी जो है वो सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया के पास रहेगा, और वो जो डिराइव किया जाएगा फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि उन लोगों को क्या क्या दिया जाएगा, इंडियन पीपल को, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन। देखिए ये सब चीजें मैं बताया ना आपको कि ये प्रियम्बल का ही कॉपी, हम लोग को प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या चीजें दी गई उस पर उतना ज्यादा ध्यान
मत दीजिएगा, ठीक है। बाकी बोल रहा है कि सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाएगा माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड को, ट्राइबल एरियाज को, डिप्रेस को, बैकवर्ड क्लासेस को। तभी आप लोग देखते हैं ना कि माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली आर्टिकल 30 जो लाया गया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। आर्टिकल 29 जो लाया गया है कि कोई भी अगर अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है। आप देख लीजिए आर्टिकल 15 में जो प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, क्लाउज 3 है, 4 है, 6 भी इवन अभी ऐड किया गया रिसेंटली, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो उन लोगों को एडिक्वेट सेफ गार्ड भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये सब बातें की गई थी। सातवां पॉइंट कह रहा है कि जो इंटीग्रिटी है, टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक और सॉवरेन राइट्स, लैंड, सी और एयर पे, वो सब जो है सॉवरेनिटी को भी मेंटेन किया जाएगा, ठीक। यही सब बातें हैं। बाकी आप बस अब ये ध्यान रखिए कि ये रिजोल्यूशन को यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया था बाय द असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। ये यूनानिमसली क्या होता है, मतलब सबके द्वारा, किसी का डाइसेंट नहीं है, कोई भी इसके खिलाफ नहीं था। यूनानिमसली इसको अडॉप्ट कर लिया गया असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। और यही आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये चेंजेस कुछ इंडिपेंडेंस एक्ट क्या लेकर के आती है। देखिए इंडिपेंडेंस एक्ट हम लोग अभी लास्ट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़े थे, 1947 में जो आपका इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। अब इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए इसके थ्रू। जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा महाराजा वाला, ठीक, जो कि पहले असेंबली से दूर थे, नहीं थे उसके हिस्सा, धीरे धीरे वो लोग ज्वाइन करने लग गए। असल में उनको ज्वाइन करने का रीजन ये था ना कि पहले भी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भी, तब भी ऐसे भी जो क्रूशियल पावर्स वगैरह थे उनके पास, आर्मी वगैरह, अगर डिफेंस वगैरह की बात करें, ये सब तो पहले भी उनके पास नहीं था। और जब असेंबली का हिस्सा बन रहे थे, तब भी ये देख रहे थे कि चलो ये तो पहले भी नहीं था, तो इन्हीं लोगों को दे देते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे जो असेंबली को ज्वाइन करने लग गए, ठीक। और अप्रैल 28, 1947 को रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव जो है 6 स्टेट्स के इस असेंबली के हिस्सा बन गए थे। वो 6 स्टेट्स कौन सा है, ये देख लो आप, जरा दिखा देता हूँ आप। अरे यार, चलो यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये देख रहे हैं, बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा, उदयपुर। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो बुक में का हिस्सा था तो बस आपको दिखा दिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थे हम लोग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आगे बढ़ते हैं। जब माउंट बैटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया था, हम लोगों ने देखा था माउंट बैटन प्लान आया था, उसी के थ्रू हमने देखा कि इंडिया को अलग किया गया, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, है ना, दोनों को बाइफरकेशन वगैरह किया गया था, पार्टीशन किया गया था माउंट बैटन प्लान के थ्रू। तो जब एक्सेप्ट कर दिया गया माउंट बैटन प्लान को, तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह के, इसके अलावा ये 6 स्टेट्स के अलावा भी थे, वो लोग भी जो है अपना अपना असेंबली में उन्होंने हिस्सा ले लिया कि चलो भाई हम लोग शामिल हो जाते हैं, ठीक। और जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, वो भी असेंबली के हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि बाद में जब अभी पाकिस्तान की असेंबली बन जाएगी तो वो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 का 3 चेंजेस करती है, ठीक है, असेंबली के पोजीशन में। क्या क्या था, असेंबली को पूरा कंप्लीट सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। सॉवरेन का मतलब होता है नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है कि सॉवरेन बॉडी का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी। ऐसे प्रियम्बल में तो पढ़ाएंगे ही, बता दे रहे हैं यहाँ पे। सॉवरेनिटी का मतलब था नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब आप खुद के मालिक हैं। सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। असेंबली को फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया, जो कि जैसा चाहे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, ठीक। और आपके कोई भी लॉ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था इंडिया के रिस्पेक्ट में, उसको खत्म भी कर सकता है, ठीक है। पहला तो ये बनाया गया। दूसरा चेंज क्या किया गया, दूसरा ये है कि असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई थी। अब यहाँ पे आपको थोड़ी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। देखो हुआ क्या कि जब असेंबली बना, ओ सॉरी, हाँ, अभी थोड़ा मैं टैब में नया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ट्रबल हो जाता है, सॉरी। हाँ चलिए। तो ये जो असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये याद रखिएगा कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करती थी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह भी काम करती थी। लेजिस्लेटिव बॉडी
एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मतलब समझ में नहीं आया कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, संविधान को बनाना। और लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या है? लेजिस्लेशन बनाना, कानून बनाना। जैसे अभी आपका लेजिस्लेचर क्या करता है? बहुत सारे कानून बनाता है अलग अलग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पूरा संविधान बनाया, तो संविधान बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास। और जो नॉर्मल लेजिस्लेशन बनाया जा रहा था, क्या कहते हैं, नॉर्मल जो रोजमर्रा के लिए जो लॉज बनाए जा रहे थे, वो भी ये असेंबली ही कर रही थी। तो असेंबली दो तरीके से काम कर रही है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। और यही असेंबली जो है आपका बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो जब देश आजाद हो गया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद इन्फोर्समेंट भी हो गया। तो ये सब जो चल रहा था, ये कैसे? लेजिस्लेटिव बॉडी कौन थी? तो यही पार्लियामेंट, इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फर्स्ट पार्लियामेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट बॉडी की तरह भी बैठी थी जब तक पहला जनरल इलेक्शन नहीं हो गया था, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, देखिए हम लोग को क्या याद रखना है कि जब भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह मीटिंग करती थी, तो उसको चेयर कौन करता था? राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब भी वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मीटिंग करती थी, तो उसको जीवी मावलंकर चेयर करते थे। तो आपसे सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर? तो जीवी मावलंकर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी के चेयर करने वाले थे जीवी मावलंकर, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को चेयर करते थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये फंक्शन किया टिल नवंबर 26, 1949, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये पार्लियामेंट की तरह आगे कंटिन्यू करेगा, काम कर रहा था, ठीक। और ये मैं आपको बता ही चुका था कि मुस्लिम लीग के मेंबर जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, ठीक है। और जो टोटल स्ट्रेंथ था वो 299 हो गया, पहले 389 था, ठीक। और उसके बाद जो है प्रोविंस जो है वो भी रिड्यूस हो गया 296 से 229 क्योंकि कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे 93 से 70 जो हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में भी तो कुछ लोग चले गए थे, है ना। आइए उसके बाद आते हैं बाकी अदर क्या क्या फंक्शन ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली परफॉर्म की है, वो भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसने रेटिफाई किया द इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का इंडिया को हिस्सा बना दिया गया था मई 1949 में, ठीक है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन कौन सी हैं? आप तीन कंट्री का एग्जांपल मुझे जल्दी से कमेंट में करके बताइए, दो ही बताइए, एक ही बताइए, देखते हैं, ठीक। आइए, सेकेंड पॉइंट है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लेती है कब? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लेती है 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट कर लेती है 24 जनवरी 1950 को। चलिए, ये भी आपका टास्क है कि नेशनल एंथम का नाम और नेशनल सॉन्ग दोनों का नाम लिख करके बताइए। बहुत लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं जनगण मन में और वंदे मातरम में। आप कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा नेशनल एंथम है, कौन सा नेशनल सॉन्ग है। और इसने इलेक्ट किया, पांचवा पॉइंट है, राजेंद्र प्रसाद को एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 24, 1950। याद रखिएगा, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 2 दिन पहले इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। टोटल 11 सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, और लगभग 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से गुजरना पड़ा था मेंबर्स को, उसके बाद जाकर के देश का खूबसूरत संविधान बनके तैयार हुआ। 114 दिन कंसिडरेशन के लिए दिया गया था संविधान के, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। आगे आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपना फाइनल सेशन करती है, ठीक है। हालांकि ये कह रहा है कि खत्म तो नहीं हुआ था, क्योंकि ये पार्लियामेंट बॉडी की तरह तो काम कर ही रही थी, है ना, प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ये तो बता दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखिए, आज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हम पूरा नहीं करेंगे, आज हम यहाँ तक करने वाले हैं, आपको कमिटीज तक कर लेंगे। और उसके अलावा जो नेक्स्ट इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से चार और यहाँ पे प्रोविजन होंगे, इनेक्टमेंट है, इन्फोर्समेंट वगैरह है, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस है, ये सब, और क्रिटिसिज्म होगा क्लास में, वो हम कल नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं कमिटीज कौन कौन सी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है? इसमें सभी क्वेश्चन आपका हो सकता है पूछ दिया जाए, कोई भरोसा नहीं है भाई। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अगर गो थ्रू भी होके रहेंगे ना 2 4 बार, तब भी सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रह जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं कमिटीज कौन कौन सी थी।
8 मेजर कमिटीज बनाई गई थी, ठीक है, और बाकी के माइनर कमिटीज बनाए गए थे। ठीक है, अब मेजर कमिटीज कौन कौन सी थी देख लेते हैं एक बार। मेजर कमेटी में, अब यहाँ पे देखिएगा, मेजर कमेटी टोटल 8 में 3 जो है जिसमें जवाहरलाल नेहरू जिसके चेयरमैन बनाए गए थे। एक तो यूनियन पावर कमेटी है, दूसरा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, एक और कमेटी है यार, कहाँ गया, हाँ यहाँ, दिस इज स्टेट्स कमेटी। जवाहरलाल नेहरू इस तीनों कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। बाकी जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखिएगा आप इस चीज का। सबको जनरली पता भी होगा कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी फंडामेंटल राइट्स की, माइनॉरिटीज की, ट्राइबल्स और एक्सक्लूडेड एरिया की, सरदार पटेल थे। फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है। और उस एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट के अंदर भी 5 सब कमेटी बनाए गए थे। एक फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटी एचसी मुखर्जी। देखो मैंने इसको रटा कैसे था ये बताता हूँ। जैसे माइनॉरिटी में एम आता है, उसी तरह से मुखर्जी में एम आता है, तो मैं कंफ्यूज कर जाता था इस दोनों में, फंडामेंटल राइट सब कमेटी में और माइनॉरिटी सब कमेटी में। तो मैं फिर ये एम वाला डिफ्रेंसिएशन कर लिया, मैं फिर भूलता नहीं था, ठीक है। तो एफ के, यहाँ से एफ के है फैजल खान, गैंग्स ऑफ वसेपुर, और ये एमएम है। मान तो माइनॉरिटी सब कमेटी ऐसे मुखर्जी याद रखिएगा तो ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम स्टूडेंट पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बारदौली, स्टूडेंट पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी एवी ठक्कर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये दो इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। ये जवाहरलाल नेहरू किसके किसके थे, ये इसका ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। स्टीयरिंग कमेटी है राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ माइनर कमिटीज थे, बस 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 गो थ्रू हो लीजिए, इसको रटने उठने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा उट्टा मत लगाना इसका प्लीज, ठीक है। बस बेसिकली आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रखना है। 3 मैंने आपको बताया, नेहरू जी का पावर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, ठीक है, जो स्टेट वगैरह का निगोसिएशन करेंगे। तो अब बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है, ये तो सरदार पटेल थे, नहीं नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू है। बाद में आगे जा करके अब जो सारे स्टेट्स को जो हम एसोसिएट करेंगे अपने साथ यूनियन में, उसमें फिर सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल के हाथ में कमान दी जाएगी, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी प्रसाद जी, ड्राफ्टिंग कमेटी अम्बेडकर जी, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, रटना मत प्लीज, इसको कोई जरूरत नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है इसके अंदर। माइनर कमेटी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद, रेजिडेंशियल अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मॉक टेस्ट में मिलता है, यूपीएससी में शायद देखने को मिलता है, बेयरली अब नहीं देखने को मिलता है। हाउस कमेटी पट्टाभी सिद्धरमैया, ऑर्डर बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली महाबलंकर जी, एडॉक कमेटी सुप्रीम कोर्ट में वरादचारी, कमेटी चीफ ऑफिसर प्रोविंस पताबी सिद्धरमैया, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ एडिशनल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिनी रंजन सरकार, ठीक है, असेंबली के मेंबर नहीं थे हालांकि। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन एसके डर, स्पेशल कमेटी ऑन एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू, प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन, एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप वरदाचारी। मत याद कीजिएगा, बस एक बार बता दिया है, सुन लीजिए और काम करता है, कुछ नहीं करना है, इस पे नहीं आता है सवाल वाल। अगर आ भी गया तो भाई इसका इसका रट्टा लगाएगा कौन, ठीक है। आपके पास कैपेसिटी है तो लगा लीजिए, वैसे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है इसका, क्योंकि बार बार रट्टा लगाना होता है, भूलते भी हम लोग। अब आइए जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट किया आपके संविधान, सेटअप किया गया था अगस्त 29 1947 को, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से मेंबर थे, 7 मेंबर थे इसमें, जिन्होंने आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। अंबेडकर जी चेयरमैन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव थे, जिन्होंने बाद में रिप्लेस कर दिया था, मतलब इन्होंने, माधव राव ने रिप्लेस किया था बीएल मित्तल को, जो कि बीमारी की वजह से रिजाइन कर दिया था उन्होंने। और टीटी कृष्णामाचारी थे, क्योंकि उससे पहले डीपी खेतान थे जिनका डेथ हो गया था, ठीक है। तो मेंबर बस बता दिया है, ज्यादा रटने उठने की जरूरत नहीं है। अंबेडकर चेयरमैन थे, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। फिर आगे है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, आपका प्रपोजल लेती है बाकी सारे अलग अलग कमेटी से, और पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार करती है, फरवरी 1948 में पब्लिश हो जाता है। और 8 मंथ का समय दिया जाता है भारत के लोगों को कि डिस्कस कीजिए ड्राफ्ट को, और आपको अगर कुछ बदलाव करने हैं, 6-7 हजार कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे, ठीक है।
और जो भी लोगों का कमेंट वगैरह आया था उसके बेसिस पे आपका ड्राफ्ट कमेटी ने सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया। फिर अक्टूबर 1948 में पब्लिश किया गया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है 6 मंथ से कम लिए थे इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। 141 दिन जो है इन लोगों की बैठक हुई थी। और अल्टीमेटली जाकर के 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो आज ये अडॉप्शन तक जो है हम इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट के वीडियो में जो है हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, इन्फोर्समेंट देखेंगे, और ये एक्सप्रेस कमिटी ऑफ द कांग्रेस देख लेंगे, एक्सपर्ट कमिटी। वैसे ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ द बुक है, तो प्लीज इसको आप करते चलिएगा। अभी फर्स्ट रीडिंग में कवर टू कवर सब कुछ पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, जब दोबारा सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग कीजिएगा तो आप जो जो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एलिमिनेट करते चलिएगा। और क्रिटिसिज्म देख लेंगे असेंबली का क्या है। ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं और हिंदी टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ऑल राइट, तो चलिए इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं। चलो आज का सवाल है आप लोगों से। चलो मेरा सवाल आपसे, सवाल लेके जाओ, सवाल लेके जाओ। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आज का सवाल ये है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चलो इस सवाल का आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर वीडियो समझ में आया होगा, अगर कोई दिक्कत परेशानी आप मुझे कमेंट करके बताइए, सर ये चीज समझ में नहीं आया, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे कुछ सजेशन भी है वीडियोज में, तो आप वो भी आप पुट करो कमेंट में, मैं उसको संशोधन करूंगा आगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और दीजिए मुझे इजाजत। ओके।